जय हिंद मेरे भाइयों एवं बहनों। स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल का मॉडल पेपर लेके आए हैं। और ये जो है दोस्तों NCERT रहेगा। देखो आपको जो पूर्णांक रहेगा वो जो है 70 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेंगे। और निर्देश में आप पढ़ेंगे तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है बच्चों। पहले वो विकल्पी है, उसके बाद लघुत्तरी, उसके बाद लघुत्तरी, उसके बाद में विस्तृत उत्तरी है और रेखा चित्र भी है। चित्र सहित आरेख है और दृष्टि बाधित के लिए अलग से रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला विकल्प क्या रहेगा दोस्तों? बहुविकल्पी रहेगा। कह रहा है कि आइए देखते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चनों को। पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे। पहला है निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद का जो प्रतिपादक है ग्रिफ्थ टेलर। इसका सही जवाब जो है दूसरा हो जाएगा, ग्रिफ्थ टेलर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है द्वितीय क्रियाएं निम्न में से किससे संबंधित है? द्वितीय क्रियाएं निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब बच्चों चौथा हो जाएगा, प्रसंस्करण से संबंधित है। निम्न में से तृतीय सेवा क्षेत्र से कौन संबंधित है? कृषि, खनन, पशुपालन, संचार। तो तीसरी सेवा से क्षेत्र जो संबंधित है बच्चों वो जो है संचार है। क्या है? संचार। निम्न देशों में किसकी जनसंख्या अधिक है? सबसे ज्यादा ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा इनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की। वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है? चीन का है। सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में है। चीन के बाद भारत का है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का। किसी कार्यों में भौम जल का निम्न में से कितने प्रतिशत उपयोग होता है? किसी कार्यों में भौम जल का निम्न में से कितने प्रतिशत उपयोग होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, 82%, 58%, 72%, 52%। बच्चों से सही जवाब हो जाएगा कितना हो जाएगा? 52% हो जाएगा। पृथ्वी का निम्न में से कितने प्रतिशत धरातल से जल आच्छादित है? पृथ्वी का निम्न में से कितने प्रतिशत धरातल से जल आच्छादित है? तो 71%। यानी जो है 4 भाग में 3 भाग क्या है? जल है, 1 भाग थल है। 30% पानी है, 71% क्या है? सॉरी 30% यानी थल है, उसके बाद 71% जल है। मैग्नीज निम्न से किस श्रेणी का खनिज है? तो ये जो है धात्विक खनिज है। इसका सही जवाब पहला हो जाएगा। प्रादेशिक नियोजन का संबंध है परिवहन जाल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर से, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। इसका सही जवाब तीसरा हो जाएगा, आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास। ये जो है प्रादेशिक नियोजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए भैया अब हम लोग लघुत्तरी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वे 2 क्रियाएं कौन सी हैं जिन पर आदिकालीन मानव यानी पहले आदिकालीन मानव का जीवन निर्वाह निर्भर था? वे कौन सी 2 क्रियाएं हैं जिन पर आदिकालीन मानव का जीवन निर्वाह निर्भर था? तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखेंगे 2 जो है आदिकालीन मानव की जो क्रियाएं थी। पहला है आखेट जो खेलते थे, आखेट तथा संग्रहण, और दूसरा है चलवासी पशुचरण। ये क्या थी? 2 क्रियाएं आदिकालीन मानव जीवन के निर्वाह की इस पर निर्भर करती थी, आखेट तथा संग्रहण और चलवासी पशुचरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? 10वां क्वेश्चन है बच्चों, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या है कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। देखो मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? किसी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली संपूर्ण जनसंख्या को उस राष्ट्र का मानव संसाधन कहते हैं। किसी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली संपूर्ण जनसंख्या को उस राष्ट्र का मानव संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 क्वेश्चन कि तृतीय क्रियाकलाप से क्या आशय है? कह रहा है बच्चों तृतीय क्रियाकलाप से क्या आशय है? तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे तृतीय क्रियाकलाप से क्या आशय है, इसका उत्तर देखेंगे। तृतीय क्रियाकलाप सेवाओं के व्यावसायिक उत्पादन के क्षेत्र को तृतीय क्रियाकलाप कहा जाता है। फिर से देखेंगे हम लोग, सेवाओं के व्यावसायिक उत्पादन के क्षेत्र को तृतीय क्रियाकलाप कहा जाता है। जैसे परिवहन, संचार, व्यापार तथा नाई, धोबी, शिक्षक, डॉक्टर की सेवाएं इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। नाई, धोबी, शिक्षक, डॉक्टर की जो सेवाएं होती हैं
इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, लिंग अनुपात किसे मापा जाता है? लिंग अनुपात जो है कैसे मापा जाता है? लिंग अनुपात, तो बच्चों लिंग अनुपात किसे कहते हैं? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1000 पर कितनी पुरुषों पर जितनी महिलाएं, उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। ये जो है कैसे मापा जाता है इसको देखते हैं। आइए हम लोग लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। देखो अभी हमने बताया कि 1000 पुरुषों पर जितनी स्त्रियां, उसी को लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात निम्न सूत्र के द्वारा मापा जाता है। लिंग अनुपात बराबर ऐसे लिखेंगे, स्त्रियों की कुल संख्या बटे पुरुषों की कुल संख्या गुणे 1000, गुणा इसे गुणा 1000 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। इसे 1000 पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों के अनुपात से व्यक्त किया जाता है। अभी हमने बताया बच्चों कि 1000 पुरुषों पर जो है कितनी महिलाएं हैं, उसी को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात, यानी लिंगानुपात कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, ऐसे ही मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया? भारत के किस पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया? तो उत्तर हम लोग लिखेंगे भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी बच्चों? पांचवी पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। तो इसका उत्तर सरला था, एक लाइन में लिख लेने। भारत किस पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय में जो है विकास, पर्वतीय क्षेत्र विकास के लिए कार्यक्रमों का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षयी संसाधनों के 2 उदाहरण जो है दीजिए। क्षयी संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। तो बच्चों हम लोग उत्तर लिखेंगे, क्षयी संसाधनों के 2 उदाहरण निम्न है। नंबर 1 हो गया जो है, नंबर 1 लिखेंगे हम लोग कोयला। नंबर 1 क्या लिखेंगे? कोयला लिखेंगे। और दूसरा लिख लेंगे बच्चों हम लोग पेट्रोलियम। दूसरा क्या लिखेंगे? पेट्रोलियम। ये जो है क्षयी संसाधनों के 2 उदाहरण है, कोयला और पेट्रोलियम। भारत के 2 अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। भारत के 2 अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो आ से अभ्रक, आ से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया। और बच्चों आप लोग ये दूसरा लिख लीजिए बिहार, आंध्र प्रदेश और बिहार। ये जो है भारत के 2 अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम है, आंध्र प्रदेश, बिहार। और भी है, झारखंड भी है जो अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अम्ल वर्षा होने के मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा होने के मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, अम्ल वर्षा होने के मुख्य कारण क्या है? उत्तर लिखेंगे, देखो वायुमंडल में जहरीली गैसें, वायुमंडल में जहरीली गैसें, राख तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का होना अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। फिर से देखेंगे, वायुमंडल में जहरीली गैसें जैसे राख तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का होना अम्ल वर्षा का क्या है बच्चों? जो है मुख्य कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को बारे में बात करेंगे, जो 4 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? मानव विकास शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। चलो बच्चों देखो लघुत्तरीय क्वेश्चन, मानव विकास शब्द से क्या अभिप्राय है? मानव विकास शब्द का अभिप्राय हेडिंग डाल लेंगे, उसके बाद देखिए लिखेंगे वृद्धि और विकास के सोपानों से होकर गुजर रहा है। वृद्धि और विकास के सोपानों से होकर गुजर रहा है। इस धरा की प्रत्येक वस्तु बढ़ती और विकसित होती है। पौधे वृक्ष के रूप में, गांव नगर के रूप में, विचार दर्शन के रूप में, राष्ट्र विकसित राष्ट्र के रूप में वृद्धि और विकास पर आगे बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास दोनों ही शब्द एक समान प्रतीत होते हैं, जो परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। इनमें से वृद्धि मात्रात्मक और मूल निरपेक्ष है, जो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। विकास वह गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। वर्तमान दशाओं में वृद्धि का होना विकास का घातक है, अर्थात गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होना ही विकास है। तो ये हो गया इसका जो है उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द्वितीय क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों में किस प्रकार वृद्धि करती हैं? 3 उदाहरण देकर स्पष्ट करें। द्वितीय क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों में किस प्रकार वृद्धि करती हैं? 3 उदाहरण देकर स्पष्ट करें। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, द्वितीय क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों में किस प्रकार वृद्धि करती है, 3 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, देखो उत्तर लिखेंगे बच्चों को, द्वितीय क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों में निम्नवत वृद्धि करती हैं। नंबर 1 लिखेंगे, द्वितीय क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ा देती हैं, जैसे कच्चे लोहे से स्टील मूल्यवान होता है।
दूसरा लिखेंगे ये प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे मालों का रूप बदलकर उन्हें मूल्य बना देती है। कपास की अपेक्षा उसके तंतु से बनने वाला वह वस्त्र अधिक कीमती हो जाता है। तीसरा लिखेंगे हम लोग, तीसरा क्या भैया, द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण उद्योगों का विकास करके राष्ट्र के औद्योगिकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण उद्योगों का विकास करके राष्ट्र के औद्योगिकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो बच्चों ये था 3 क्रियाएं। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि तृतीय क्रियाकलापों की किन्हीं 3 विशेषताओं की जो है व्याख्या कीजिए। कह रहा है तृतीय क्रियाकलापों की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। इसका हम लोग उत्तर देखेंगे, उत्तर लिखेंगे बच्चों, तृतीय क्रियाकलापों की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर लिखेंगे तृतीय क्रियाकलापों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तृतीय क्रियाकलाप बहुआयामी होते हैं। तृतीय क्रियाकलाप क्या होते हैं? बहुआयामी होते हैं। नंबर दूसरा लिखेंगे हम लोग, दूसरा लिखेंगे तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों का समावेश पाया जाता है। तीसरा लिखेंगे तृतीय क्षेत्र विविध जन सुविधाओं को जुटाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए हम लोग चलवासी कृषि की मुख्य विशेषता वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे हम लोग, चलवासी कृषि यानी पशुचारण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चलवासी पशुचारक समुदाय ऋतुगत अपने पशुओं के साथ चारागाहों को बदलने के लिए स्थानांतरित होते रहते हैं। नंबर 2 लिखेंगे बच्चों हम लोग, पशुचारकों के निश्चित चारागाह होते हैं जहां इन्हें पर्यावरण के अनुरूप पशुचारे तथा जल की व्यवस्था करनी पड़ती है। नंबर 3, चलवासी पशुचारकों का जीवन पूर्णतः पर्यावरण और पशुओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मॉडल पेपर का, स्वच्छंद उद्योग की व्याख्या कीजिए। स्वच्छंद उद्योग की क्या व्याख्या होगी, इसका उत्तर आइए देखते हैं बच्चों। स्वच्छंद उद्योग की व्याख्या कीजिए। उत्तर लिखेंगे, स्वच्छंद उद्योग वे उद्योग होते हैं, स्वच्छंद उद्योग वो उद्योग होते हैं जो व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं तथा जो संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं। इनमें कम श्रमिकों से कम उत्पादन होने से प्रदूषण फैलने की संभावना भी कम रहती है। सड़क परिवहन की अभिगम्यता इनकी स्थापनाओं को बल देती है। इसी को कहते हैं बच्चों स्वच्छंद उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की गुणवत्ता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भारत में जल की गुणवत्ता का ह्रास यानी जो है समाप्ति होने के कोई 2 कारण लिखिए। जल की गुणवत्ता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भारत में जल की गुणवत्ता का ह्रास होने के कोई 2 कारण लिखिए। आइए उसका उत्तर देखेंगे हम लोग। आइए जल की गुणवत्ता का अर्थ का स्पष्ट कीजिए, उत्तर देखेंगे बच्चों हम लोग। जल की गुणवत्ता से आशय उसकी भौतिक, रासायनिक तथा जैविक संरचना का उपयोगी बने रहना है। भारत में जो है जल की गुणवत्ता ह्रास के लिए निम्न कारण उत्तरदायी है। नंबर 1, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के भारी अंश के मिश्रण से भारतीय जल की गुणवत्ता नष्ट हो जा रही है। नंबर 2, नगरों तथा उद्योगों के दूषित जल से तथा मल, जो मल होता नहीं है, समझ में गंदगी, मल के मिश्रण से भारतीय जल की गुणवत्ता जो है नष्ट होती जा रही है बच्चों। तो इन सबको जो है बचाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 3 प्रमुख खनिज पेटियों के नाम लिखिए। भारत की 3 प्रमुख खनिज पेटियां निम्न है। आइए इसका उत्तर देखेंगे कि भारत की 3 प्रमुख खनिज पेटियों का नाम लिखिए। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, भारत की, पहला उत्तर है भारत की 3 प्रमुख खनिज पेटियां के नाम निम्नलिखित हैं। ऐसे लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, पहला उत्तरी पूर्वी पठारी खनिज उत्पादक पेटी। यह पेटी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली है। इसमें लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, अभ्रक तथा बॉक्साइट खनिज निकाले जाते हैं। नंबर 2 लिखेंगे, दक्षिणी पश्चिमी पठारी खनिज उत्पादक पेटी। यह पेटी कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा राज्यों में फैली हुई है, जिसमें लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट तथा चूना पत्थर निकाले जाते हैं। नंबर 3 लिखेंगे हम लोग, उत्तर पश्चिमी खनिज उत्पादक पेटी। यह पेटी राजस्थान और गुजरात राज्यों में फैली है, जिसमें तांबा, जिंक, ग्रेनाइट, संगमरमर तथा जिप्सम निकाले जाते हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे 24वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत में अभ्रक के वितरण का विवेचना कीजिए। भारत में अभ्रक के वितरण की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, भारत में अभ्रक के वितरण की विवेचना कीजिए। उत्तर लिखेंगे, भारत में अभ्रक का उत्पादन प्राचीन काल से होता रहा है। ईसा के 2000 वर्ष पूर्व से अभ्रक का उत्खनन हो रहा है। वर्तमान में भारत का अभ्रक वितरण इस प्रकार है। झारखंड की अभ्रक पेटी लगभग 140 किलोमीटर लंबी
और 25 किलोमीटर चौड़ी यह पेटी हजारीबाग, गया, मुंगेर और सिंहभूम जिलों में फैली हुई है। नंबर 2 लिखेंगे आंध्र प्रदेश की अभ्रक पेटी। यह जो है नेल्लोर तथा विशाखापट्टनम जिलों में स्थित है, जो 100 किलोमीटर लंबी और 20 से 32 किलोमीटर तक चौड़ी है। अगला देखें, तीसरा है बच्चों राजस्थान में अभ्रक पेटी। राजस्थान में अभ्रक पेटी, देखो राजस्थान में अभ्रक पेटी का क्षेत्र उदयपुर से लेकर भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर तक जो है फैला हुआ है। 300 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ा है। अभ्रक उत्पादन भीलवाड़ा, अजमेर, डूंगरपुर, जयपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर और अलवर जिलों में होता है। भारत में अभ्रक उत्पादन के अन्य क्षेत्र जैसे है उड़ीसा में घेनकनाल, संभलपुर, कोरापुट, गंजम जिले। नंबर 2 छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला। तमिलनाडु में जो है कृष्णा, सलेम और नीलगिरी जिले हैं। केरल में नेचूर और पुन्नालूर जिले। कर्नाटक में हसन जिला और जो है हरियाणा में नारनौल और गुड़गांव जिले में और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में भी अल्प मात्रा में अभ्रक उत्पादन होता है। देखो बच्चों, विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो छांक आपको मिलेगा, संसार की नगरीय बस्तियों की समस्या का वर्णन कीजिए अथवा करिएगा। अथवा मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग लिखिए। अथवा कर देगा बच्चों, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। उसके बाद 26 नंबर है भारत के प्रति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उनके स्थलाकृतिक परिस्थितिकी, सामाजिक आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इस कथन की जो है व्याख्या कीजिए। इस पे आपको छांक देखो अथवा करके देकर, चाहे उसको करिए चाहे इसको। संसाधन संरक्षण क्या है? ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय सुझाइए। मानचित्र कार्य संसार में दिए रेखा मानचित्र उपयुक्त किन्हीं चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। देखो आधा आधा नंबर, एक नंबर रहेगा। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश, आधिकारिक निर्वाह कृषि, यूरोप का एक नए पत्थर, इंडोनेशिया की एक मेगा कृषि। अथवा करके देगा। ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए जो आंखें जिनकी नहीं है, मतलब जो आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन है। तो बच्चों ये थे 70 क्वेश्चन का मॉडल पेपर।